Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss the another part of accounting and auditing. तो previous lectures में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी के अलावा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. देन बुक कीपिंग में वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये उसमें आ जाते हैं. देन अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ साथ उसके फंक्शंस को डिस्कस किया था. देन फंक्शंस के साथ साथ उसके फायदे और नुकसान को भी हमने डिस्कस कर लिया था. अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, वो सारे रूल्स वगैरह, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस, और जो आपकी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, और ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, realization concept, dual concept, and today we will start from accounting conventions. तो हम लोगों ने principles को डिस्कस कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे accounting conventions के साथ. तो accounting convention का मतलब क्या होता है, वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस. कस्टम्स और ट्रेडिशंस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूर्वजों से चली हुई आ रही हैं. तो ऐसे ही कन्वेंशंस हैं. अकाउंटिंग में ऐसे भी प्रोसीजर्स हैं जो बहुत टाइम से फ्रेम से चले आ रहे हैं ऑन अ रेगुलर मोड. कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, जो कि लॉन्ग यूसेज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसको डेली बेसिस पे आप लोग को यूटिलाइज करना पड़ता है. प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये हमें मानना ही पड़ेगा. ये थोड़े से रिजिड होते हैं क्योंकि हर सिचुएशन में आपको ये फॉलो करना ही करना है. जबकि अकाउंटिंग आपके जो कन्वेंशंस हो गए ये फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि ये कुछ रूल्स वगैरह पे भी बेस्ड होते हैं. लेकिन रूल्स पे होते हैं लेकिन ये रिजिड इतने नहीं हैं क्योंकि ये कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बेसिस पे भी आपके क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं. नाउ फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जैसे कि कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर और ऑब्जेक्टिव. अब हम धीरे धीरे करके इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे. नाउ कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म. It means that accountant should follow the rule of anticipate no profit but provide for all probable loss. कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के रखना. अगर आपको दूर से ही लॉस दिख रहा है तो उसको अभी से ही एनालाइज करना शुरू कर दो, और अगर आपको बिल्कुल पास में कोई प्रॉफिट दिख रहा है उसको अभी, जब तक वो प्रॉफिट हो नहीं जाता तब तक आप उसको यूटिलाइज मत करो. तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नो प्रॉफिट, प्रॉफिट दिखे तब भी कहो कि नहीं प्रॉफिट हुआ, बट जहां भी आपको प्रोबेबल एक चांस भी दिख रहा है लॉसेस का, उनको आप क्या करो, फॉलो करो. नाउ दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नाइदर बी ओवरस्टेटेड नॉर एंटिसिपेटेड. प्रॉफिट को ना तो ज्यादा मान के चलो ना कम. Accountants should follow the policy of playing safe. When we anticipate out of 10% of debtors, but out of credit sale may not pay us, we should make a provision. देखो, अगर मान लो 10% आप डेट मान के चल रहे हो और अगर आपकी पेमेंट नहीं होती तो आप क्या मान लेते हो, बैड डेट मान लेते हो. ठीक है, ये एक तरीके का लॉस है, मान लेते हो आप. लेकिन अगर वो फ्यूचर में पे अप कर देता है लेकिन उसको आप प्रॉफिट नहीं कंसिडर करोगे, ठीक है, बैड डेब्ट. बट व्हेन वी एस्टिमेट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इफ डन will give a profit of 10,000 and then it should be recorded when we actually make the profit. मतलब जब आपको दिख रहा है तब आप नहीं करोगे, जब एक्चुअल में हो गया प्रॉफिट तब उसको यूटिलाइज करोगे. नाउ नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. नाम से समझ आ रहा है कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट द मेथड यू आर यूजिंग.
प्रीवियसली। आप क्या करोगे, जो मेथड आपके काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, आप उन्हीं मेथड्स को यूनिफॉर्म बेसिस पे, सेम बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। ऐसा नहीं कि पहले आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करते थे, नाउ यू आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप कंपैरिजन किस बेसिस पे करोगे। तो ये कह रहे हैं यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट द मेथड यू आर यूजिंग। नेक्स्ट इज इट मीन्स दैट सेम अकाउंटिंग मेथड को इस्तेमाल करो सिमिलर आइटम्स के लिए over a period of time only when the accounting practice are followed consistently from year to year. The results disclosed in the financial statement will be, ताकि जो आपने बनाया है और जो अब आप बना रहे हो उनको आसानी से कंपेयर किया जा सके। नाउ लाइक इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे यूज करने लगोगे तो क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या लॉजिक है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इनको। तो वही एग्जांपल मैंने जो दिया है। नाउ कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी सेज दैट ओनली मटेरियल सिग्निफिकेंट डिटेल्स आर टू बी डिस्क्लोज। सारी डिटेल्स आप नहीं शो करोगे जो कि मटेरियल से रिलेटेड जो अभी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप डिक्लेयर करो, अदरवाइज और इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर मत करो। इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को आप इग्नोर करोगे। मटेरियलिटी इज हाउएवर अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी को हम सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मानते हैं। Moreover, an item may be material for one purpose or immaterial for another. मतलब अगर मान लो ये पेन मेरा टूल है तो मेरे लिए मटेरियल है, लेकिन अगर ये किसी का टूल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल टाइप का पर्सन है या कोई इंजीनियर है, उनके लिए ये टूल नहीं है, तो उनके लिए क्या हो सकता है, इमटेरियल हो सकता है। नाउ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है, एक ट्रू और फेयर इमेज के लिए आपको अपनी बातें लोगों तक कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, उन्हें फुल डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, अपनी बैलेंस शीट वगैरह के जो भी आइटम्स हैं। नाउ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर इट रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिवील ऑल द रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन फुल्ली एंड फेयरली। बिल्कुल सही तरीके से आप बताओगे। अकाउंटेंट शुड नॉट कंसील एनी फैक्ट, कोई फैक्ट छुपाओगे नहीं, हाइड नहीं करना है आपको कोई फैक्ट। एनी फैक्ट विच दे हैव टू रिप्रेजेंट, इट शुड गिव अ ट्रू। इससे अगर आप सारी की सारी बातों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो तो इससे एक ट्रू और एक फेयर व्यू के बारे में पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। क्या कहता है ये, एवरी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट। मतलब अगर एक ट्रांजेक्शन इवेंट अकर हुआ है 30,000 रुपीज का, अगर मैंने ट्रेड किया है, गुड्स को सेल किया है या परचेज किया है, नाउ आई हैव सफिशिएंट एविडेंस टू शो कि हाँ ये इवेंट हमारी कंपनी के द्वारा अकर किया गया है, क्योंकि ऑडिट के टाइम पे भी आपको इन वाउचर्स की, एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। नाउ the transactions are to be recorded on the basis of vouchers, receipts and memo etc. Now ratio analysis is a totally different topic. जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करो, गो थ्रू करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को रीड आउट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देन नाउ रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है। रेशियो एनालिसिस एक तरीके का टूल है जो कि आपको ये दिखाता है कि आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर सॉल्वेंसी, इन टर्म्स टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। आप पे कर सकते हो, आप कैपेबल हो कि नहीं कैपेबल हो, आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हो रेशियो एनालिसिस से। और जो शॉर्ट कंपनीज हैं वो ज़्यादातर रेशियो एनालिसिस का ही यूज़ करती है टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन, प्रीवियस साल में कितना हमें प्रॉफिट हुआ, हम शॉर्ट टर्म कैपेबल हैं
डेट को पे करने के लिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, हमारा जो शेयर है, मार्केट प्राइस है वो कितनी है, उसकी वैल्यू, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। रेशियो एनालिसिस का मतलब एक ऐसा टूल, ऐसा रास्ता जो आके आपको लेके जाएगा एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, आपकी क्या पोजीशन है कंपनी की, वो सब कुछ रेशियो एनालिसिस बताएगा। नाउ रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करता है। डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज होते हैं समझने के लिए, किस किस बेसिस पे, लिक्विडिटी के बेसिस पे। लिक्विडिटी के बेसिस पे मतलब शॉर्ट टर्म कितने आप केपेबल हो कि आप अपने डेट वगैरह को पे कर सको, आपके इन हैंड कितना पैसा है। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो आप कब उस पर रिटर्न कमा रहे हो, कितना रिटर्न अर्न कर रहे हो। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, कितना टाइमली बेसिस पे आप अपने काम को, टाइम के बेसिस पे अपने वर्क को आप एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हो। सॉल्वेंसी रेशियो, different types of ratio analysis technique can be employed to access a company's financial performance. liquidity ratio, जैसे कि आप पढ़ोगे liquidity में करंट रेशियो के बारे में और क्विक रेशियो के बारे में, जो कि कंपनी के बारे में क्या बताएगी कि कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर पा रही है कि नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी एबिलिटी, ये बताएगी कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है। और सॉल्वेंसी रेशियो, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू असेट्स रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बताएगी कि कंपनी लॉन्ग टर्म डेट अपने पे कर पा रही है कि नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो गई और उनके बेसिस पे बताना है कि कंपनी किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करती है। नाउ रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको बताता है फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में, मैनेजमेंट स्किल के बारे में। जो रेशियो एनालिसिस है इज असेंशियल फॉर सक्सेस, ये आपको अलग अलग टाइप के रेशियोज वगैरह को बताता है। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ रेशियो, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बताती है कि बिजनेस की अर्निंग कितनी है एज कंपेयर टू बिजनेस जितना पैसा लगा रहा है। बिजनेस की कॉस्ट कितनी है एज कंपेयर टू बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, इनका जो एनालाइज किया जाता है ये किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। नाउ शेयर होल्डर्स इक्विटी ओवर टाइम, देयर आर पॉपुलर फाइनेंशियल टूल, यहाँ पे बहुत ही फेमस फाइनेंशियल टूल का इस्तेमाल होता है बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, हेल्थ में, यूजिंग रेशियोज। रेशियो के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो टूल को, रिकमेंडेड इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग दैम इन आइसोलेशन। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये दिखाती है that the profit of a company generate based on its financial statement. Additionally, they allow for comparison. यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो सेम इंडस्ट्री को कि पिछली जो दूसरी इंडस्ट्री है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है और हमारी इंडस्ट्री कितना कमा रही है, या तो फिर हमारी इंडस्ट्री ने पिछले साल कितना अर्न किया था और हमारी इंडस्ट्री इस बार कितना अर्न कर रही है। तो आप अपने आप से भी कंपेयर कर सकते हो, आप दूसरों से भी कंपेयर कर सकते हो। फोरकास्ट फ्यूचर, आप फ्यूचर को प्लान कर सकते हो बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस। दीज रेशियो असिस्ट इंडिविजुअल इन डिटरमाइनिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी और नॉट। ये आपको ये भी बताती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कि कोई स्पेसिफिक कंपनी है तो उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो आप सोच के देखो कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक तो पॉइंट मिला कि ऑपरेटिंग कॉस्ट और अर्निंग को कंपेयर करती है, और क्या पता चला कि ये रेशियो को कंपेयर करती है और ये बताती है कि एक कंपनी कितना अर्न कर रही है। अपनी सेम इंडस्ट्री के साथ और डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है वो आपको ये भी बताती है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो या मत करो। सबसे पहले जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट
रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है? पॉपुलर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जो कि कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट को बताता है, जहां पे विच इज द मनी मेड फॉर सेल्स, सेल्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ताकि हम रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकें। अब देखो बच्चों, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करना। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2 लाख, ये तो ज्यादा होना चाहिए ना, 8 लाख। और आपको क्या है, ये दो चीजों से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, कितना आएगा आपका? एक तो क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख। दोनों ही कैलकुलेट करके बताओ मुझे विद इन सेकेंड्स कितना आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जल्दी से। पहले क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख दे रखा है, और दूसरे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख दे रखा है। जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा। डन, इजी वन। नाउ अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, तो 5 लाख डायरेक्टली दे रखा है, अदरवाइज मुझे रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना पड़ता। तो 5 लाख दे रखा है, अपॉन में मुझे चाहिए रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या मुझे पता है? नहीं, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूंगी, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूंगी तो मेरा क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों? 5 लाख। और रेवेन्यू कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, रेवेन्यू पूछा ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है? 8 लाख। तो ये प्लस हो जाएगा, देख रहे हो, ये माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इधर आके प्लस हो जाएगा कितना? 8 लाख। तो कहीं ना कहीं आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना आ जाएगा? 13 लाख। और फिर क्योंकि ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल कैंसिल एंड देन कैंसिल एंड देन कैंसिल, तो 13 कितना हो जाएगा? 13 3 ज़ा 39, 52। तो 3 टाइम्स में जाएगा ना, तो समथिंग 30 पॉइंट समथिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो 42 तो ज़्यादा हो गया, फिर 39, फिर ये 12 बचेगा एंड 39 पॉइंट समथिंग या 38 पॉइंट समथिंग। नाउ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है बच्चों? इसमें क्या बोल रखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले इन दोनों को माइनस करके रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा? 3 लाख। नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 5 लाख इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 1 2 3 1 2 3, तो 5
60% करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट वट यू हैव टू लर्न इज यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलेज। अच्छे से एकदम फॉर्मूलेज को आपको टिप्स पे लर्न करना पड़ेगा। अब ये इतनी बड़ी स्लाइड है जो कि आपको ये बताएगी कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है अगर वो इंक्रीज करता है तो क्या फ़ायदा होता है, डिक्रीज करता है तो क्या नुकसान होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपको कैसे हेल्प करता है, अपनी कंपनी में क्या एनालाइज करता है। नाउ अगर कंपनी का ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा है तो इससे ये पता चलता है कि मे बी एबल टू चार्ज मोर टू इट्स प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटर से आगे हो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो तो उस केस के अंदर आपका जो मार्जिन वाला सेक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, इससे पता चल रहा है। तो दिस कुड मीन कि आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। हाउएवर, लेकिन अगर ग्रॉस मार्जिन कम होता जाता है इससे ये पता चलता है कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया और आपका जो मार्जिन वाला हिस्सा है वो कम हो गया। Some industry have busier times of the year. For example, retailer ज़्यादा पैसा कमाते हैं किस टाइम पे, हॉलीडे सीजन्स में। टू कंपेयर अ रिटेलर, अगर आपको कंपेयर करना है रिटेलर की प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स बेस्ट टू लुक एट इट्स फोर्थ क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम दिस ईयर। कंपेयर करो सेम पीरियड को लास्ट ईयर से। ग्रॉस मार्जिन वो पैसा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट वो पैसा होता है जहां पे आप रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हो, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करती हूँ और परसेंटेज की टर्म्स में उसको शो करती हूँ। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नाउ नेट प्रॉफिट, कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट है तो आप लोग पूछ भी सकते हो। नाउ द नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम नेट मार्जिन भी बोलते हैं। इट शोज, ये दिखाता है कि कंपनी कितना अच्छा पैसा कमा रही है आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस। आप एक्सपेंसेस को, टैक्सेस को पे करने के बाद कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉट नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चों को, टैक्सेस को माइनस किया जाता है। ठीक है, एंड टैक्सेस टू कैलकुलेट इट, आपको कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करना पड़े नेट इनकम को टोटल रेवेन्यू से। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल सेल्स से या रेवेन्यू से डिवाइड कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड यहाँ पे आपको नेट इनकम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू। The net profit margin important है, it indicates the financial well-being of a business. If the company is making enough profit, अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है सेल से and managing cost well, then the net profit margin will be good. Sometimes net profit margin may not be the best. कभी कभी क्या होता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बेस्ट माना जाता। रीजन इज कि प्रॉफिट इंक्रीज करता है वन टाइम एक्सपेंसेस और सेलिंग एसेट विच अनदर कंपनीज डू नॉट हैव। कभी कभी क्या होता है कि मेरे लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो किसी और कंपनी के लिए एक्सपेंसेस नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो वी आर नॉट एबल टू कंपेयर दीज टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो उस केसेस के अंदर आपका एक डिसएडवांटेज होता है, लेकिन नेट प्रॉफिट को भी हम एक अच्छा एस्पेक्ट्स मानते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस।
देयरफॉर इट्स बेटर टू यूज, तो हम उस केसेस में जिसमें एक्सपेंसेस और टैक्स वाले टाइप के नहीं होते क्वेश्चन, तो ग्रॉस और ऑपरेटिंग मार्जिन को भी अच्छा मानते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन से. नाउ द नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यू कैन से बोथ द थिंग्स, कैलकुलेट किया जाता है जब हम सारे खर्चों को सेल्स में से माइनस कर देते हैं और टैक्सेस को भी. देन द नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट किया जाता है जब मैं डिवाइड कर देती हूँ नेट प्रॉफिट को सेल्स रेवेन्यू से और उसको शो किया जाता है एज अ परसेंटेज. नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट को मैं डिवाइड कर दूंगी टोटल रेवेन्यू से और उसको परसेंटेज की पॉइंट में शो कर दूंगी. नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये दिखाता है that the money a company earn, कंपनी अपने बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करके, बिल्कुल बेसिक नॉट स्पेसिफिक, अपने बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करके कितना अर्न कर रही है. इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग इफ अ कंपनी कैन सस्टेन इट्स फाइनेंस विदाउट टेकिंग टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस. ये नहीं ले रही है, टैक्सेस और एक्सपेंसेस नहीं ले रहे. दिस रेशियो शोज इफ द मैनेजमेंट टीम, आपका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा. नाउ द ऑपरेशनल मार्जिन रेशियो आपको बताती है इन्फॉर्म यू ऑफ द प्रॉफिट अर्न. कंपनी हर एक रुपए के बदले, कंपनी जो हर एक रुपया है इन्वेस्ट कर रही है, उसके बदले में वो कितना अर्न कर रही है with its basic operations. It earn from sale a higher ratio. देखो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में, नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में. अच्छा होता है तो, और यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग रेशियो अगर बढ़ता है, हायर रेशियो ये बताता है कंपनीज बहुत अच्छी है अपने मैनेजमेंट के ऑपरेशंस में. और अगर कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्लाइन होती है, मतलब मैनेजमेंट ठीक नहीं है और ऑपरेटिंग कॉस्ट अपना रिकवर नहीं कर पा रही प्रॉफिट, दिस रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिवली. और अगर ऑपरेटिंग आपका प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है, इट इंडिकेट्स दैट अ पॉजिटिव फैक्टर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम डिवाइड कर देते हैं नेट सेल्स से. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? जो पैसा आप कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगा रहे हो, उसके बदले बिजनेस आपको कितना रिटर्न दे रहा है. एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कि आपको इस्तेमाल करी जाएगी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एफिशिएंसी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि कैपिटल की एफिशिएंसी देखने के लिए, कैपिटल के ऊपर रिटर्न देखने के लिए ये देखा जाता है कि कम जो कैपिटल आपने लगाई है वो कितना रिटर्न दे रही है. उसके बेसिस पे आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होता है. इट मेजर्स, ये आपको बताती है कि कितना आप अच्छे से प्रॉफिट को मैनेज कर रहे हो अपना पैसे को इन्वेस्ट करके. फाइनेंशियल मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ही इस्तेमाल करते हैं. स्टेक होल्डर्स रिटर्न लेंगे, है ना, रिटर्न लेंगे, इन्वेस्टर्स को रिटर्न चाहिए होगा, तो रिटर्न के बेसिस पे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनी रेशियो टू एनालाइज, इट इज़ वन ऑफ द मैनी रेशियो टू एनालाइज कंपनी और इन्वेस्टमेंट. ये आपको बताती है कंपनी जो कैपिटल यूज़ कर रही है उससे कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बताता है कि हर डॉलर के बदले, हर एक रुपए के बदले कंपनी कितना कमा के दे रही है. और अ हायर प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट रहता है डॉलर के हिसाब से, गुड साइन, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है. और ये बताता है कि अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयरिंग कंपनीज, दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर कैसे किया जाता है. नाउ द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ट्रेंड्स ओवर सेवरल ईयर्स. जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये काफ़ी टाइम से आपका चल रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, जो कैपिटल टेकर होते हैं, ये जो रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है,
ये अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से ही अपना रिटर्न कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, बेसिकली आपने फॉर्मूला देख लिया है। अगर तो ये ज़्यादा होती है तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए, इन्वेस्टर कंपनी का यूज़ करता है। देखो ये कह रहे हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर ये आपका स्टेबल रहेगा तो भी ठीक है, और अगर ये इंक्रीज करेगा तो भी ठीक है। लेकिन अगर ये अनस्टेबल रहता है, वॉलेटाइल रहता है, अनस्टेबल, अगर ये अनस्टेबल रहता है या वॉलेटाइल रहता है या ये कम होता है, तो उस केस के अंदर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। मतलब स्टेबल का मतलब है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आना, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, वॉलेटाइल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो एक नॉर्मल टाइप में स्टेबल रहे, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही, स्टेबल रहे, या इंक्रीज कर रहा है तो स्टेडली टाइम पे इंक्रीज ही करता रहे, तो दोनों ही सिनेरियो ठीक है। नाउ डेट इक्विटी रेशियो आपका सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंसी वाला पार्ट है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सॉल्वेंसी वाला पार्ट, डेट इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। देन आपका कौन सा आ जाएगा, लिक्विडिटी रेशियो, उसमें हम पढ़ेंगे करंट रेशियो के बारे में, क्विक रेशियो के बारे में, ठीक है। फिर टर्नओवर रेशियोज आएगा फोर्थ। टर्नओवर रेशियो में अलग अलग टर्नओवर्स हैं, फिक्स जैसे टर्नओवर, नेक्स्ट इज, फिर उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अर्निंग रेशियो, अर्निंग रेशियो में पीई रेशियो आ जाती है, अर्निंग पर शेयर आ जाता है, देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ जाती है। देन फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा फंड फ्लो एनालिसिस। तो क्या करेंगे बेसिकली नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका सॉल्वेंसी रेशियो से शुरू करते हुए आपका रेशियो वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड अगर इट विल बी पॉसिबल तो हम लोग फंड फ्लो वाला स्टेटमेंट भी वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपका एक सीरीज में कंटिन्यूएशन में सिलेबस कंटिन्यू रहे। ओके, अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अगर आप लोगों को नेक्स्ट कोई भी पार्ट चाहिए होगा किसी भी सीरीज का तो भी आप लोग कमेंट बता सकते हो कि ये टॉपिक पे आपको लेक्चर्स अवेलेबल कराने हैं। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।